everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। इन डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ और ये जो लेक्चर्स है ना, ये बोर्ड्स ओरिएंटेड हैं, विच मीन्स अगर आप लोग किसी भी साल का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अभी तो मेनली हम 2026 के बोर्ड एग्जाम में फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये लेक्चर आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हम करेंगे वो देख लो। तो ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो हम लोग करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वी विल बी सी कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिरकार क्या होती है। दो रेट्स हम डिस्कस करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद कोलिजन थ्योरी क्या है। यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, विच मीन्स जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एंड आर्हेनियस इक्वेशन। तो समझ में आ गया, ये सब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स आखिरकार होती क्या है। सो ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो केमिकल से मतलब है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जिनकी हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² ना। यहाँ पे क्या आती है, स्पीड। तो यहाँ पे हम इन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड यानी कि इनका रेट ही तो देख रहे हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, जल्दी हो रही है या बहुत हल्की हो रही है या नॉर्मल रेट पे हो रही है, तो ये हमारे पास होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास A है रिएक्टेंट और इससे बन रहा है B जो कि है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इस साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है और इस साइड पे हमने ले रखा है टाइम को। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, जो नीचे को आ रहा है, वो रिएक्टेंट के लिए है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट तो खत्म होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो तो बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट खत्म होता है और उससे क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे को इसीलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का विद टाइम घटता है और अल्टीमेटली जब हमारा सिर्फ प्रोडक्ट ही रहेगा, यानी कि पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट है ही नहीं, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो ये अल्टीमेटली बिल्कुल नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जीरो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप होता है ना, इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है, इसको अभी हम देखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद देखो ये मेरे प्रोडक्ट के लिए है, तो यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है और ये ऊपर को जा रहा है, तो इसका स्लोप कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और देखो ये जीरो से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, नहीं ना। तो प्रोडक्ट बना ही नहीं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया, तो बहुत सिंपल सा है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले है इंस्टेंटेनियस, यानी कि बहुत ही जल्दी, इंस्टेंटली हो जा रही है। ठीक है, जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं वो हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स कराया वैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका टाइम क्या होता है, इतना कम होता है, लाइक 1 सेकेंड ही आप लोगों को पता है कितना कम है, और ये तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -16 सेकेंड में ही हो जाती है, यानी कि जैसे ही मिक्स कराया वैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शंस होती है ना, वो हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस ही होती हैं। जैसे कि AgNO3 की रिएक्शन मैंने NaCl के साथ करा दी, तो AgCl का व्हाइट पीपीटी यहाँ पे इंस्टेंटली हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, चलो फिर है बहुत स्लो, यानी कि जो बहुत ही लंबा टाइम ले रही है अकर करने के लिए, जैसे कि रस्टिंग है ना, आयरन में रस्ट लग जाता है। रस्ट क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद है मॉडरेट रिएक्शंस, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड से हो रही है, मॉडरेटली हो रही है, बहुत ही जल्दी भी नहीं हो रही है और बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगा रही है। ठीक है, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन ले रखा है, तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। अभी हम पढ़ेंगे, भले ही यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, बट इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो
अब आ जाते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में। आखिरकार एक केमिकल रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड क्या होता है, तो अभी देखा जिस स्पीड से वो अकर कर रही है उसी को हम रेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर कर रहा है, जितनी जल्दी प्रोडक्ट आएगा उतनी फास्ट हम कहेंगे कि रेट है या फिर स्पीड है उस रिएक्शन की। या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जितनी जल्दी रिएक्टेंट खत्म होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी हमारे रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R मेरा रिएक्टेंट है, P मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने दो टाइम ले रखे हैं T1 और T2। पहले T1 टाइम पे R1 कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है, और T2 टाइम पे R2 कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है। हमें पता है ये कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे देखो P1 कॉन्सेंट्रेशन है P2, हमें पता है जो P2 है वो ज्यादा होगा P1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा इंक्रीज करता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो रेट क्या होता है, माइनस ऑफ डेल आर अपॉन डेल टी। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डिसअपियरेंस दिखा रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पे, प्लस साइन। क्यों? क्योंकि ये तो अपीयर कर रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलो इसको समझो। देखो अगर मैं डेल आर निकालूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको पता है R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, और अगर मैं रेट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी, यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव ना, ऑब्वियसली, क्योंकि R2 क्या है, R2 हमारे पास कम है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, चलो, और यहाँ पे प्लस साइन तो सिंपली आया है क्योंकि हमें पता है भैया P2 इज ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पे जब ये मैं माइनस करूंगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। एग्जाम्पल से समझो, अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है पहले वो 2 था, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेट में ऊपर क्या करूंगी, मैं यहाँ पे माइनस ऑफ क्या करूंगी बताओ, 0 माइनस 2 ना, क्योंकि 0 क्या था, R2 था, अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव। यहाँ पे देखो अगर मैं कहूं मेरे पास, अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूं, ठीक है, पहले मेरे पास कितना था, 0 था, अब वो हो गया 5। ये क्या है, P2 है, ये क्या है, मेरे पास P1 है। तो जब मैं रेट निकालूंगी तो मैं सिंपली P2 माइनस P1 करूंगी, यानी कि 5 माइनस 0। तो ये तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमें समझ में आ ही गया है, कुछ और चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो हमने कहा ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। तो ऑब्वियसली रेट जब हम निकालेंगे तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसमें जो भी चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम आगे से एक माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करा देंगे। और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो आगे से इनके नंबर हैं, तो अगर कोई नंबर भी है इनके आगे से तो वो आ जाते हैं हमारे नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। माइनस साइन तो देखो यहाँ पे आएगा ही, और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव तो आएगा ही, बट इसके साथ साथ यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, तो ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनको हमें डिनोमिनेटर में लेना होता है, दोनों के केस में, रिएक्टेंट के केस में भी और प्रोडक्ट के केस में भी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे से 1 मार्क का आपका MCQ आ सकता है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की भैया स्पीड क्या होती है, तो रेट क्या है, यहाँ पे देखो रेट क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं। मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, यही थी ना, और नीचे टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको मैं मोल पर लीटर सेकंड भी लिख सकती हूँ, या फिर मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो वही चीज हमने इधर पर भी मेंशन कर रखी है कि या तो मोल पर लीटर सेकंड हो जाएगी, अगर टाइम मिनट में है तो मिनट हो जाएगा। अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है, तो उस केस में हम ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं, हम प्रेशर लेते हैं। तो उस केस में बार पर सेकेंड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड हमारे पास यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने कहा था 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंट का मतलब क्या था, उसी टाइम, इंस्टेंटली, यानी कि जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रही हूं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, d/dt आपको पता ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा वो
हमारे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन करी है, माइनस साइन यहाँ भी आएगा रिएक्टेंट के लिए और प्लस साइन यहाँ पे भी आएगा प्रोडक्ट के लिए, सेम चीज है, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो वही है जो अभी हमने जस्ट देखा था, डेल टी इज अप्रोचिंग जीरो। वाई इज इट अप्रोचिंग जीरो? क्योंकि भैया हम इंस्टेंट एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हार्डली 0.00001 सेकेंड होगा ये, तो इसीलिए डेल टी अप्रोच कर रहा है कहाँ, 0 सेकेंड के तरफ, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस यही चीज यहाँ पे मेंशन करी है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो रेड लाइन है ये मैंने बनाई है किसके लिए, ये है हमारे एवरेज रेट के लिए। एवरेज रेट जब हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बताओ, स्लोप जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक एंगल होता है हमारा जो कि हो गया मान लो थीटा, ठीक है। तो ये थीटा मैंने ले लिया, तो हमारा स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है टैन थीटा से, और ये स्लोप हमें देगा क्या, तो ये हमें देगा रेट, ठीक है। तो रेट होगा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा, देखो इट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। और ये क्या है, ये मेरे पास डेल आर है और यहाँ पे माइनस साइन आएगा ऑब्वियसली, और ये क्या है मेरे पास डेल टी है, ठीक है जी। उसके बाद देखो इधर पे आ जाओ, इधर पे ये जो ग्रीन लाइन है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट दे रहा है। और ये जो पर्पल लाइन है ये हमें इनिशियल रेट दिखा रही है। पर्पल लाइन देखो ये वाली है, दिख रही है, ये ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे हमने बना रखी है, तो ये हमें क्या दिखा रही है, इनिशियल रेट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस मोमेंट पे जब हम निकाल रहे हैं तो वो हमारा इनिशियल रेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा ग्राफ इधर पे आ गया है। अब देखो ये दो और भी ग्राफ हम लोगों के पास है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा आर एवरेज ही है, यहाँ पे भी देखो अगर मैं इसको थीटा ले लूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या निकालूं, टैन थीटा, तो क्या आएगा, टैन थीटा विल बी दिस। ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये पूरी क्या है, ये पूरी है R1, तो R1 माइनस ये क्या है मेरे पास R2, सो माइनस ऑफ R2 हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा डेल टी। अब हमें पता है भैया मुझे माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि R2 माइनस R1 मुझे अंदर लाना है, क्योंकि R2 माइनस R1 ही तो डेल आर होता है ना। तो यहाँ पे से भी हम समझ गए कि ये माइनस डेल आर आखिरकार क्यों आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज इधर पे हमने देख ली। इधर पे आ जाओ तो भैया यहाँ पे भी वही चीज है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं ले रही हूँ, इसीलिए आर इंस्टेंटेनियस आया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ पे हम डी बाई डी टी ऑफ दिस आर करेंगे, और ये आर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ये वो है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ देख लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट के लिए हमारे ग्राफ हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे आप थीटा एंगल लोगे, सो टैन थीटा क्या आएगा, इट विल बी दिस माइनस ऑफ दिस, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ही चाहिए है ना। तो ये बड़ा वाला क्या है, P2 है, और ये छोटा वाला क्या है, P1 है, अपॉन क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये समझे, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने डेल टी क्यों लिखा, क्योंकि ये भी क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए ना, यहाँ पे ये वैल्यू होगी क्या बताओ, दिस T2 माइनस ऑफ दिस T1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन फिर बाहर नहीं लेना पड़ा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी है, देखो T2 माइनस T1 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डेल पी, और नीचे डेल टी आ जाएगा, ठीक है। समझो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देती हूँ। P1 जब कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम क्या है, T1 है, ये P2 जब कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम क्या है, T2 है। इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ पे अलग चीज हो जाएगी, देखो यहाँ पे R1 जब कॉन्सेंट्रेशन है, सो टाइम क्या है, T1, ये कम है ना, और यहाँ पे R2 कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया और टाइम क्या है, T2। तो दोनों ग्राफ सेम नहीं है, दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो P1 यहाँ है, P2 यहाँ है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, R1 यहाँ है, R2 नीचे है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट का घट रहा है, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देख लो सेम वही चीज है, आर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, सो डीपी अपॉन डी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कोलिजन थ्योरी होती है, जिसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी ये स्टेट करती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे यानी कि भिड़ेंगे, तभी जाके मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
तो अगर मेरे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो उतने ही ज्यादा कोलिजन्स भी होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतने ज्यादा मेरे पास प्रोडक्ट भी बनेंगे, यानी कि उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, चलो उसके बाद है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को भी अगर मैं बढ़ाऊंगी सो रेट ऑफ रिएक्शन हर केस में बढ़ती है। जैसे कि अगर मुझे चीनी भी पानी में घोलनी है ना, सो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो वो जल्दी घुलेगी। तो सिमिलरली टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाते हैं सो जनरली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, देन आ जाते हैं कैटलिस्ट में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए ही यूज होता है। अब ये जो कैटलिस्ट है ना, ये कभी भी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ अपनी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है कि भैया रिएक्टेंट्स आओ, आपस में भिड़ो, रिएक्ट करो और प्रोडक्ट को बनाओ, और ये खुद रीजनरेट हो जाता है। सो ये रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर ए को बी के साथ रिएक्ट कराना है तो मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट भी ले लिया। ये कैटलिस्ट क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बना देता है इनके साथ, बट अल्टीमेटली फाइनल जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो AB का ही बनेगा, और ये जो कैटलिस्ट है ये रीजनरेट हो जाता है। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ये उन प्रेमियों को मिला रहा है, यहाँ पे ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको बना रहा है, खुद ये कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं हम सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे सो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं ना तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल घट जाता है, और जब भी साइज ऑफ पार्टिकल घटता है सो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं प्रेशर में। सो जनरली जब हम प्रेशर भी बढ़ाते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी हमने देखा था ना दो टाइप की रिएक्शन, आयनिक और मॉलिक्यूलर। आयनिक मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियसली हो रही है, यानी कि बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी हो जा रही है, तो ये हमारी आयनिक रिएक्शंस हैं जो सुपर फास्ट हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर थोड़ी सी हमारी स्लो रहती है। सो अगर आयनिक है तो फास्ट है, मॉलिक्यूलर है थोड़ी स्लो है, तो इसीलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हमने HNu क्यों लिखा है, ये हमारे पास रेडिएशन को डिनोट कर रहा है। रेडिएशन यानी कि यहाँ पे हमने लाइट ले रखी है, तो लाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो अगर रेडिएशन है या कैटलिस्ट है तो ये क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? चलो अब डिटेल में देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। मेनली हमको कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट देखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लेंदी भी यही है, तो अच्छे से समझ लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, हम लोग ये समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है AABBCCDD, इस फॉर्म में हमने लिखा है। ये ABCD क्या है, अभी हमने पढ़ा था भैया, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। तो जो रेट लॉ है वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर्स। ठीक है, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर्स। अब ये पावर क्या है, X और Y है, बट आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे AB लिखा है तो यहाँ पे पावर में AB आना चाहिए था, है ना, बट ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर हैं ये AB के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये कभी भी हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। मतलब सिर्फ अगर मैंने कोई रिएक्शन देख ली तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि उसका ऑर्डर क्या है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना पड़ता है। तो रेट लॉ को समझो। रेट लॉ ये स्टेट कर रहा है दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर्स, और ये पावर हो भी सकती है इक्वल स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो भैया ये पावर क्या है, इन पावर का जब मैं सम कर दूंगी तो मुझे मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स की पावर आ रही है उनका सम जब मैं करूंगी तो मुझे ऑर्डर मिलेगा। समझ गए इतना? चलो ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, -dr/dt, वही जो हमारा इंस्टेंटेनियस में आया था, तो यहाँ पे -dr/dt हो जाएगा। और देखो जब हम ये प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं ना, ये प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो आपको पता है एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या है कि जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जो अभी हमने देखा था। ठीक है,
तो आई होप यार ये समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट काफी ज्यादा भी यूज भी होगा। इसकी यूनिट कैसे हम निकालेंगे, कैसे क्या चीजें होंगी, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जो ऑर्डर है वो कभी भी हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, बट जब मैं रेट लॉ लिख रही हूं तो उस केस में देखो Cl2 की पावर सिर्फ हाफ ही आ रही है, 1 आनी चाहिए थी ना, बट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑल्टर्ड कंडीशंस होंगी और ये चीज हम खुद से नहीं लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइन हुआ है, तब जाके ये चीजें हमने लिखी हैं। थ्योरेटिकली सिर्फ किसी रिएक्शन को देख के मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि उसका ऑर्डर क्या होगा। आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, यानी कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि दिखती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है बट एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है बट नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 और 1 दोनों ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर वैसे तो टेक्निकली 2 होना चाहिए ना, बट ये H2O जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। देखो इसकी पावर 0 है ना, यानी कि यहाँ पे एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। सो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब ये क्यों होता है, अभी हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ऑर्डर में जो हम ये x और y ले रहे हैं, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब रेट कांस्टेंट जो हमारा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, के इसके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एक सेकेंड। ठीक है, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू जो भी मेरे पास रिएक्टेंट है उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, जो भी उसका ऑर्डर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ही क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिट। अब यूनिट की पावर मैं 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सो अगर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए रिएक्टेंट का कितना, यूनिट, तो रेट किसके इक्वल आ जाता है, के। सो यहाँ पे से हम के की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, जब हमने सारे ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, यूनिट कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई। इसके बाद ये जो रेट कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। टेम्परेचर चेंज होता है तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा, यानी कि 25 से कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा सो इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि अगर पहले के वैल्यू होगी तो अब 2 हो जाएगी, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ही। ठीक है, चलो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, फिर देखो इसकी जो यूनिट है वो डेफिनेटली डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे रेट इक्वल्स टू के, और ये मेरे पास ए भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, ये बेसिकली रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की पावर एन, ये एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शंस भी हमारे पास होती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या होती है वो। तो यहाँ पे रेट की यूनिट तो हमने लिखी थी ऑलरेडी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये ए भी तो क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो इसकी पावर एन आ गई। इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर की पावर 1 अपॉन मोल पर लीटर की पावर n, और ये सेकेंड इनवर्स एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 माइनस n हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है। देखो ये, या तो आप पूरे की पावर 1 माइनस n लिख दो इस फॉर्म में, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स एज इट इज है, या फिर जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, देखो मोल 1 लीटर माइनस 1, ठीक है, फिर ये ऊपर आएगा तो मोल माइनस n हो जाएगा, लीटर माइनस n हो जाएगा, ठीक है, प्लस n हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल 1 माइनस n और लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो वो चीज हमने इधर पे फिर लिखी हुई है। बेसिकली आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना है और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो सिर्फ तब है अगर आपका मान लो आता है एग्जाम में कि यूनिट निकाल के दिखाओ, और अदरवाइज सिंपली निकालनी है तो वो और सिंपल हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे हम एक स्लाइड ले लें, जस्ट 1 सेकेंड।
चलो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहीं पे यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, इस चीज को। तो अगर मेरे पास देखो रेट इक्वल्स टू क्या है, K इंटू आर, और इसकी पावर है 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है भैया इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, सॉरी मोल पर लीटर सेकंड होती है इधर पे, है ना, मोल पर लीटर सेकंड इसको कर लो। तो ये होती है इक्वल्स टू K इंटू इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो भैया ये तो ऐसे ही कट गया, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। यानी कि अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए यूनिट क्या आ रही है, देखो सेकंड इनवर्स आ रही है। सेम चीज जीरो ऑर्डर के लिए ट्राई करो, सेकंड ऑर्डर के लिए करो, थर्ड ऑर्डर के लिए करो, तो आप लोग खुद से इसको इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि भैया हमारे पास ऑर्डर क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो यहां पर से हमारी जो यूनिट है वो बेसिकली आ गई है। उसके बाद देखो एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एलिमेंट्री नाम से ही समझ में आ रहा है, जो वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्टेप में खत्म नहीं होगी, मल्टीपल स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में ये वाली रिएक्शंस हमारी खत्म होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये तो हमारा हो ही गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों, और दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभी हमने देख लिया था, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी जो भी पावर आ रही है, जब उनको हम सम कर देंगे उसका या उनको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है टू दैट कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो। एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है ना, तो यानी कि रेट इक्वल्स टू क्या होगा, K, क्योंकि R की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ही नहीं करती है ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कब होता है, ये तब होता है या तो रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व है या फिर रेडिएशन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे रेट इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। फिर है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जिसमें ऑर्डर 1 होगा, यानी कि रिएक्टेंट की पावर 1 होगी। सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा भैया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है ना, तो यहाँ पे पावर ऐड होके 1 1 आ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या होगा, या फिर यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, इसकी पावर 2 हो रखी है, तो ऐसा सब हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हमारे पास हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप रेट निकालोगे ना तो वो आएगा H2 की पावर 1 और यहाँ पे Br2 की पावर हाफ, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पॉसिबल है। 1 ऑर्डर तो है ही, 2 ऑर्डर भी है, 0 भी है, और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हमारे पास पॉसिबल है, 3/2 4/5 कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो आई होप यार ये क्लियर है। एग्जांपल्स देख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रही है, तो इन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये सब देखो, ये सब हमारे पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास रेट है वो इन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास, अभी बताया था ना, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन है, भले ही यहाँ पे 2 लिखा है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 होगी, बट ऑर्डर इसका 1 है, क्योंकि ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड ऑर्डर के ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में। तो मॉलिक्यूलैरिटी तो बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको सम कर दो, आपकी मॉलिक्यूलैरिटी निकल जाएगी। ऑर्डर में तो बहुत ही किचपिच थी ना, क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली वो तो डिटरमाइन हो रहा है, बट यहाँ पे रिएक्शन को देखो, जितना नंबर लिखा है आगे से जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऐड कर दो, आपकी मॉलिक्यूलैरिटी निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो बस इतना सिंपल है। अब रिएक्शंस हमने 2 टाइप की देख ली है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एग्जिस्ट करती है, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया है इनको, जैसे वहां पे किया था ना जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया है यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा,
बाय मॉलिक्यूलर यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, टर मॉलिक्यूलर यानी कि ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है, टर मॉलिक्यूलर ही वैसे इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं। सो ये बेसिकली ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जहां पे हमारे 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज तो हमारी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जितने भी हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। 0 ऑर्डर था बट मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी, एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी क्या निकलती है, मॉलिक्यूलैरिटी निकलती है। और मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही निकलेगी, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। ऑर्डर क्या था, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 नहीं हो सकती है भैया, लॉजिकल है। मॉलिक्यूल हमने कहा कोलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल के बीच में तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। अगर मॉलिक्यूल ही नहीं है, किसके बीच में कोलिजन और कौन सा प्रोडक्ट, तो क्या कोई प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं। तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 हो ही नहीं सकती है, बट ऑर्डर 0 हो सकता है ना, क्योंकि ऑर्डर अगर 0 है तो रेट डिपेंड कर रहा है किस पे, सिर्फ रेट इक्वल्स टू के आ रहा है ना, रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, बट प्रोडक्ट तो बन रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो वहां पे मौजूद है ना। समझ में आया। उसके बाद ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ऑर्डर हमारे पास ना इवन एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे जब हम ओजोन के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं ना, ओजोन चेंज होता है ऑक्सीजन और हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है। सो इसका जो ऑर्डर है वो नेगेटिव आता है, भले ही हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ नेचुरल हो सकता है। 1 2 3 4 ये सारी मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है, ठीक है। चलो अब हमने कहा मॉलिक्यूलैरिटी तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही निकलती है, बट जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं यानी कि मल्टीपल स्टेप में वो अकर कर रही है ना, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है यानी कि जो सबसे धीरे अकर कर रहा है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि उसकी हेल्प से ही हम रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हमने देख लिया, हमेशा ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के इक्वल आएगा। मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो देख के मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि हाँ भैया इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ये होगी, बट ऐसा मैं ऑर्डर में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होती है, ठीक है। चलो तो डन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिफरेंस, ये पूछा जाता है तो अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। और नोट्स वगैरह अगर चाहिए है ना, सो स्टडी वेयर हाउस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। ये सारे नोट्स मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगी। अब आ जाते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस चैप्टर के। यहाँ पे से न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, तो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जिनका हेल्प हम लेते हैं टू फाइंड द रेट कांस्टेंट। ये जो के है ना, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का देख लेते हैं, बस ये दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने अभी देखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, है ना। तो यहाँ पे भैया रेट इक्वल्स टू के इनटू दिस, और हमें पता है एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1, सो रेट इक्वल्स टू क्या आ गया के। अब याद है मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एक बताई थी जिसमें हमने लिखा था रेट क्या होता है माइनस dr अपॉन dt। तो रेट के बदले मैं ये पुट कर सकती हूँ, मैंने कर दिया, इक्वल्स टू क्या आ गया ये के। तो यहाँ पर से ना हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम इनको क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, नॉट डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर भेज देती हूँ, ठीक है। dt को मैंने उधर मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस साइन भी मैं उधर भेज देती हूँ, तो ये माइनस साइन मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब दोनों साइड आप कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट इसको आप कर दो। सो इंटीग्रेशन dr इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन dt हो जाता है, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे तो इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है ना। तो इधर पे क्या आ जाएगा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन अब बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस के टी आ जाएगा। और आपको पता है जब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक क्या आता है बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट आता है
दैट विल बी प्लस सी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रिएक्शन बन गई। अब हम बात करते हैं एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम 0 होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू आर नॉट है। अब ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे आर नॉट आ गया। टाइम कितना है बताओ, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस ऑफ सी। तो आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू सी हो गया। अब ये सी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगी तो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ऑफ आर नॉट। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, के टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से के क्या आ गया, आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन टी। तो बस यही तो हमें निकालना था, ये हमारी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। तो यहां पर से हम इजिली, अगर मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है और पर्टिकुलर टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन पता है और कितना टाइम है वो भी मुझे पता है, तो उस केस में मैं इजिली क्या कर सकती हूँ कि यानी कि रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वैसे तो ये जो डेरिवेशन है जनरली नहीं आता है, बट ये आ भी सकता है, तो पूरा डेरिवेशन करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। स्टेट बोर्ड्स के लिए तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ बना है ना, ये कैसे बना है इसको समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये है r इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस आर नॉट। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैथ्स वाले बच्चों ने, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ी है। तो यहीं पे से तो हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। तो y क्या है, r, यानी कि y एक्सेस में मैं क्या लूंगी, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, x क्या है मेरे पास, टाइम, तो x एक्सेस में मैं टाइम लूंगी। इंटरसेप्ट क्या आएगा, आर नॉट, और m क्या हो जाएगा, फिर m क्या होता है, स्लोप ना, तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ k। तो वही तो यहाँ पे बन रखा है। देखो इस साइड पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया y एक्सेस में, टाइम को मैंने x एक्सेस में ले लिया, इंटरसेप्ट मेरा बन गया आर नॉट, और स्लोप क्या आ गया मेरे पास, माइनस k। ठीक है, k इक्वल्स टू माइनस स्लोप भी कह सकते हो, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के भी कह सकते हो। तो वहां पर से हमारा ये ग्राफ बना है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आपको पता भी होना चाहिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन में। हाफ लाइफ क्या होती है, तो हाफ लाइफ का सिंपली मतलब है वो टाइम पीरियड जब जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, टी हाफ से हम इसे डिनोट करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस यही है डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन में कुछ चेंजेस भी तो कर सकती हूँ। हमने कहा r इक्वल्स टू क्या हो गया, आर नॉट बाई 2, तो यहाँ पे जरा पुट करो इसको। ठीक है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो आर नॉट ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट बाई 2 अपॉन, इसको हम t हाफ लिख देंगे क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टी हाफ इधर भेज देती हूँ और के को मैं नीचे ले लेती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये ऊपर जाएगा तो ये आर नॉट ही बचेगा। ठीक है, तो टी हाफ मेरे पास क्या आ गया, देखो आर नॉट अपॉन 2k, ये आ गया। तो यहाँ पे यानी कि जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड कर रही है किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और किस पे, और हमारे रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूलाज हमें देखने हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, कैसे ये फॉर्मूला आएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, हमें वही चीज लिखनी है जो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट तो भैया हमने देख लिया, ये होता है। ठीक है, इक्वल्स टू के इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और उसके बाद हमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं आर को नीचे ले लेती हूँ। ठीक है, माइनस साइन को उधर भेज देती हूँ और डी को भी उधर भेज देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दूंगी। मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, बट बायो वालों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेचुरल लोगैरिथम लेने वाले हैं, तो ये हो जाएगा ln r, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के टी और प्लस ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अगेन हम वही चीज करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हम बात करेंगे जब हमारा टाइम 0 होगा। तो टाइम 0 पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है भैया, आर नॉट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है अपना, है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो ln r0 इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे c ही आ जाएगा। अब ये c की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ln r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r0, ठीक है। अब भैया थोड़ा इधर उधर करो, तो kt को इधर भेज देती हूँ, इक्वल्स टू ln r0 माइनस ln r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल लॉगरिथम है, जब इसको हम log बेस 10 में चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है किससे, हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है 2.303 से, ठीक है। पहले तो इसी को पूरा सॉल्व कर लेती हूँ। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो यहाँ पे ये हो जाएगा log a अपॉन b, ठीक है। इसको log बेस 10 में चेंज कर दो, सो दिस इनटू log बेस 10 r0 अपॉन r, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो क्या होगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, और यहाँ पे log r0 अपॉन r, ठीक है। अब देखो ऊपर मैंने कुछ और लिखा था, ऊपर तो मैंने a अपॉन a माइनस x लिखा था, तो ये मैंने क्यों लिखा था, यहाँ पे a जो है वो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कई बार ना न्यूमेरिकल्स में ऐसे दिए रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इतना डिक्रीमेंट हो गया, तो ये जो x है ना, दिस इज कितना डिक्रीमेंट हो गया कॉन्सेंट्रेशन में। मान लो पहले मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना था, पहले मेरा कॉन्सेंट्रेशन था 15, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिक्रीमेंट हो गया 10 का, तो x की वैल्यू 10 है, अगर 10 का डिक्रीमेंट हो गया, पहले 15 था तो अभी कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो कैसे निकालोगे, 15 माइनस 10 करके ही ना, तो ये a माइनस एक्स इसलिए मैंने नीचे लिया है, तो a माइनस एक्स और कुछ नहीं है, a माइनस एक्स मेरा r ही है कि t टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ 15 से 5 हो गया, तब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो। अगर लिखा है कि 15 था अब डिक्रीमेंट 10 का हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, तो भैया हमें a अपॉन a माइनस एक्स का यूज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। इट इज दैट सिंपल। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं अगेन हमारी हाफ लाइफ पे, ठीक है। अच्छा ग्राफ भी इसका भी देख लो, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ग्राफ के लिए आपको वही चीज इधर पर भी करनी है, ठीक है। ग्राफ के लिए इन्होंने ये वाले का यूज कर रखा है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, इसका यूज कर रखा है, तो इसको मैं इधर पे लिख देती हूँ, ठीक है। ln r, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू उधर को अगर मैं ले लूं तो माइनस ऑफ kt प्लस ऑफ ln r0, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c फिर से बन जाएगा। y एक्सिस में देखो ln a ले रखा है या r ले रखा है, सेम चीज है। m क्या आ गया देखो माइनस ऑफ k, t हमने इस साइड ले लिया x एक्सिस में, और c इंटरसेप्ट क्या है ln r0 या फिर ln a0, जो भी आप ले लो। तो सेम वही चीज यहाँ पे कर रखी है। फिर यहाँ पे देखो एक और ग्राफ इधर पे बन गया है, ये कैसे बना है इसको देख लो। तो भैया यहाँ पे इन्होंने क्या करा, k इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t है ना, हमने कहा log बेस 10 है, r0 अपॉन r है या फिर a0 अपॉन a है, ऐसे कैसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो भैया हमारे पास होता क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो c तो भैया मेरा 0 हो गया, तो इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में। आपको पता है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस में मैंने ये ले लिया है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस में मैंने ये ले लिया है, तो इसको मैं इस साइड ले लेती हूँ और इसको मैं उस साइड भेज दूंगी, k इंटू टी अपॉन 2.303। इसको थोड़ा इधर उधर करो तो यही चीज तो बनेगी। तो ये मेरा y एक्सिस में आ गया, ये मेरा स्लोप आ गया, स्लोप देखो क्या है, यही है ना, इनटू x एक्सिस में मैंने ले लिया है किसको, टाइम को। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारे बन रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा हो। अब आ जाओ हाफ लाइफ पे। तो भैया हाफ लाइफ आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ ही गया है ना, क्या है, कितने टाइम में, वो टाइम पीरियड बेसिकली जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो टी हाफ पे यही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया मैंने क्या करा, ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी थी, यहाँ पे मैंने r के बदले पुट कर दिया r0/2, ठीक है। तो जब मैंने पुट करा सो r0 और r0 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301 होती है, याद रखना, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन k। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे क्या कहीं पर भी आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, इस वाले में तो दिख रहा था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है।
इस वाले में तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा था, कौन सा वाला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट क्या मुझे इस वाले में कहीं पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है? नहीं। विच मीन्स जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ के पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। आई होप यार क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे प्रेशर चेंज मेथड में। तो हमारा जो प्रेशर चेंज मेथड है इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम ये करते हैं, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था ना, जहां पे भी गैशियस रिएक्शंस होंगी, जहां पे भी गैशियस हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उस केस में हम लोग गैशियस फॉर्म में लेते हैं, प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में वहां पर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट बिकॉज इट इज गिवन इन दी एनसीईआरटी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास देखो ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी और सी प्रोडक्ट है। तो ए क्या हो गया मेरे पास, इनिशियल प्रेशर, सॉरी ए का इनिशियल प्रेशर क्या हो गया, पीआई हो गया, ठीक है, पीआई एट इनिशियल टाइम, तो टाइम क्या होगा 0, और पीटी जो है वो मेरे पास टोटल प्रेशर है टी टाइम पे। अब इनके कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर्स भी होंगे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स भी होंगे, तो वो है पीए, पीबी और पीसी, ए बी सी तीनों के ही, ठीक है। ए से बना बी और सी, ये हमारी रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं t इक्वल्स टू 0 टाइम की बात कर रही हूं तब क्या हो रहा है, तब मेरे पास पी आई इसका प्रेशर है, बट क्या उस टाइम पे बी और सी बन चुके हैं? नहीं ना, तो उनका प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। अब हमने कहा कि t टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रेशर कितना हो गया है, x हो गया है, तो दोनों ही जो प्रोडक्ट है दोनों का ही x होगा ना, तो x हमने लिख दिया। जितना प्रेशर बढ़ा है इन प्रोडक्ट्स का उतना ही घटा होगा, किसका, उतना ही घटा होगा हमारे ए का, यानी कि रिएक्टेंट का, तो उतना ही डिक्रीमेंट यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब भैया हमारे पास देखो टोटल जो हमारे पास प्रेशर आएगा दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू पी ए, पी बी और पी सी। क्यों? क्योंकि भैया हमने डाल्टन का जो लॉ है वो पढ़ रखा है, ठीक है, तो हमें पता है अगर हमें टोटल निकालना है तो उनके जो इंडिविजुअल हमारे पास प्रेशर्स हैं उनको मेरे को टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, तो टोटल कर दिया। अब देखो पी ए क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पी ए है हमारे पास पी आई माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। पी बी क्या है, एक्स है, पी सी क्या है, एक्स है, तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये दोनों कट गए, तो पी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी टी इक्वल्स टू क्या आ गया, पी आई प्लस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे से अगर मुझे एक्स निकालना है, एक्स क्या था, कितना डिक्रीमेंट हुआ इन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी टी माइनस पी आई आ गई, ठीक है। तो अब जब मुझे पी ए निकालना है तो पी ए क्या था, पी आई माइनस एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, 2 पी आई माइनस पी टी। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑलरेडी ये चीज निकाली थी, क्या निकाला था, देखो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर क्या था आर नॉट, नीचे क्या था आर था, है ना, तो हमने यही चीज तो निकाली थी। तो ऊपर क्या आएगा, इनिशियल कितना प्रेशर था, तो ऊपर हमने देखो पी आई लिखा है, और नीचे टी टाइम पे कितना हमारे पास प्रेशर होगा, तो नीचे पी ए आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज करी है हमने, देखो पी ए निकाल दिया ना, 2 पी आई माइनस पी टी, तो यहाँ पे मैंने पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी कर दिया। ये डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, तो अगर आप स्किप करना चाहो कर सकते हो। आप कह रहे होगे मैम क्यों ही बताया है ना, क्यों ही हमने नोट्स बना दिए, तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट आना तो चाहिए ही। तो फाइनल फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा इनिशियल कितना प्रेशर था, टोटल कितना प्रेशर है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेटेड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। सूडो यानी कि फॉल्स, ठीक है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि झूठी है ना, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है तो नहीं बट वो फर्स्ट ऑर्डर की लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में ऑर्डर तो 2 होना चाहिए बट इनका ऑर्डर 1 ही आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि एक जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान के पास मान लो लाखों करोड़ों रुपए हैं, ठीक है,
उसमें से अगर आप 10 रुपए ले लोगे तो क्या उस इंसान को फर्क पड़ेगा? उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई गरीब है, उसके पास 10 ही रुपए हैं और तुमने उससे भाई वो 10 रुपए चुरा लिए, तो उसको तो फर्क पड़ेगा ना, उसे तो उस 10 रुपए से ही कुछ ना कुछ खाना था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। एक रिएक्टेंट ऐसा है जो बहुत ही गरीब है, देखो चुल्लू भर उसके पास सामान है, यहाँ पे देखो 0.01 मोल है, वो कितना चुल्लू सा है, तो वो 0 हो गया, उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बट पानी देखो, पानी मैंने 10 मोल ले रखे हैं और वो सिर्फ 9.99 मोल हुए, तो उसमें कुछ खास चेंज आया नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो इस गरीब पे डिपेंड करती है, इस अमीर पे वो डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि भैया इसे तो घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो रेट को भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बस इतनी सी चीज है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पानी का ज्यादा ऑल्टर नहीं हो रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, सो द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर। ठीक है, क्या है ये? इथाइल इथेनोएट है, तो इथाइल इथेनोएट पे डिपेंड कर रहा है रेट। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने के डैश क्यों लिखा है, क्योंकि के डैश इंटू दिस क्या हो जाता है, हमारा फाइनल के हो जाता है। बेसिकली इसकी पावर क्या है? 0 है, इसकी पावर 0 है, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो भैया पानी तो गायब हो गया। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इस एस्टर पे डिपेंड कर रहा है। सेम चीज हमारा जब केन शुगर का इन्वर्जन होता है, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, तभी भी वही चीज होती है। पानी के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडोपोडिया पढ़ा था, अमीबा के क्या होते हैं? फॉल्स फुट होते हैं। ठीक है, तो वही टर्म यहाँ पे सूडो यूज हुआ है, जिसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हमारी आर्हेनियस इक्वेशन पे, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो आपको पता है जो के की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और के क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट मुझे क्या बता रहा है कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी। ठीक है, तो देखो आर्हेनियस इक्वेशन हमें यही बता रही है कि कैसे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या ये जो रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये है मेरी आर्हेनियस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्बा लगा लो, लिख लो, रट लो। ठीक है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। के क्या है? मेरे पास रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? मेरे पास आर्हेनियस फैक्टर है। ठीक है, ई ए क्या है? मेरे पास ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? अभी डिस्कस करते हैं। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की जिसकी भी बात हो रही है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है वो समझ लो। एक्टिवेशन एनर्जी ना बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि हमें इंटरमीडिएट बनाने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। अब ये इंटरमीडिएट क्या है वो आर्हेनियस थ्योरी से समझ में आएगा। देखो आर्हेनियस थ्योरी ये स्टेट करती है ना कि जनरली क्या होता है, हम कह रहे हैं कि भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए था कि रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया, बट ऐसा होता नहीं है। कह रही है ये कह रही है कि रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं और पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। इस इंटरमीडिएट को मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहती हूँ। इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो फर्दर ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट बना है ये बहुत ही अनस्टेबल सा है, तो ये टूटता है और फाइनली मेरे को मेरा प्रोडक्ट दे देता है। तो खुद सोचो, क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी होती होगी? नहीं ना, क्योंकि ये तो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है। अगर रिएक्टेंट चाहता तो डायरेक्टली क्या करता? प्रोडक्ट बना सकता था, पर इसकी मस्ती तो देखो क्या कह रहा है ये भैया कह रहा है कि मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, एक इंटरमीडिएट बना दूंगा और उसके बाद मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अच्छी है? नहीं है, वो बहुत ही गंदी है। यानी कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्शन के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस थ्योरी समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने समझा ही दी है। इंटरमीडिएट यानी कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, तो ये अच्छी बिल्कुल नहीं होती है। जितनी ये कम होगी उतना हमारे लिए या फिर रिएक्शन के लिए फायदेमंद है। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बच्चे सोचते हैं दोनों सेम चीज है, नहीं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स के पास जितनी भी एनर्जी है वो,
और जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करूंगी तब जाके थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है? सो ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? देखो, मैंने आप लोगों को कोलिजन थ्योरी थोड़ी सी तो पहले ही बता दी थी ना, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स वो स्फेयर्स के फॉर्म में हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स भिड़ेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तब प्रोडक्ट बनेंगे। बट जरूरी नहीं है कि हर जो कोलिजन है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ ऐसे कोलिजन जिनकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और इन इफेक्टिव कोलिजन के लिए मुझे जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए है वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ग्राफ देखो, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। चाहता तो रिएक्टेंट चुपचाप भैया डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकता था, सिर्फ इतनी एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट थी, बट इसको चढ़ गई मस्ती। इसने कहा कि भैया मैं तो पहले जाके ट्रांजिशन स्टेट में बैठूंगा, मैं बनाऊंगा इंटरमीडिएट। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की उसको जरूरत पड़ गई, जिसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी कह रही हूँ। दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। और ये टोटल जो पूरी है, ये क्या है मेरी पूरी? ये है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इट इज दी मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए होती है किसको? रिएक्टेंट को, या फिर हम कहें हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन से ही भैया प्रोडक्ट बनेगा। और थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्लूडेड है, और जो एनर्जी है ऑफ द रिएक्टेंट्स वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। समझ में आ गया? चलो, इफेक्टिव कोलिजन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब आ जाते हैं एक कर्व पे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मे बी आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाए तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एनसीईआरटी में जो कुछ लिखा है विद द ग्राफ जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं Ne/Nt। Ne क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक सर्टेन एनर्जी E है, और Nt क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनका फ्रैक्शन हमने कर दिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे ले रखा है। इस साइड को मैंने ले रखी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टी टेम्परेचर पे, स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी ले सकते हो, टी टेम्परेचर पे ग्राफ मेरा ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, ये ऐसे बना। T+10 यानी कि 10 डिग्री मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हमने कहा था 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और जो रेट कांस्टेंट है वो भी डबल हो जाएगा। तो उसके लिए मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो ये डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को देखो, ये दोनों ग्राफ के पीक पॉइंट है ना, क्योंकि देखो ये यहाँ से बढ़ा बड़ा 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 पीक वैल्यू गई और फिर नीचे को घट गया। सेम यहाँ पे बढ़ा बड़ा 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 पीक वैल्यू गई और फिर नीचे को घट गया। तो ये जो मेरे पास पीक वैल्यूज हैं ये होती है हमारी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास यही वाली काइनेटिक एनर्जी है। बट क्या इसका कुछ फायदा है? नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे पता है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे है? देखो ये, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बैरियर है ना, इस बैरियर को जब क्रॉस करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मेरा टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ? देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास अब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। बट अगर मैं टी टेम्परेचर की बात करूंगी, टी के लिए तो नीचे बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, यहाँ पे देखो ऊपर आ गए, है ना। तो यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे बन रहे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। विच मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। बस इतना ही हम इस ग्राफ से समझ पा रहे हैं। आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये तो चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब ये जो हमारे पास क्या थी? आर्हेनियस इक्वेशन थी ना, यहाँ पे हमने जस्ट अभी देखी थी। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, e⁻ EA/RT, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी सो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा सो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ना इसमें दोनों साइड लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉग जब हम लेंगे सो ये हो जाएगा ln के। यहाँ पे देखो log A इंटू बी क्या होता है? log A प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे log A प्लस log B हो गया। अब ये ऐसे कैसे हो गया? देखो log x की पावर A क्या होता है? A
log x होता है, ठीक है। तो ये पावर में क्या था, ये ना, तो ये पावर नीचे आ गया, और यहाँ पे x क्या है, x क्या है हमारे पास e, तो ln e हो जाता है 1, तो इसीलिए हमारे पास ये वैल्यू इधर पे आई है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे अगेन इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। x मैंने क्या ले लिया है 1/t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x हो गया 1/t मेरा, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप क्या है माइनस EA/r है। ये मेरे पास क्या हो गया y, तो ये मैंने y को ले रखा है, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया ln a आ गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमने ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करा है। अब देखो हम दो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मैं जस्ट आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे T1 टेम्परेचर की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे K1 हमारा रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है, बाकी सब वैल्यूज तो कांस्टेंट है। T2 टेम्परेचर की जब मैं बात करूंगी सो K2 हो जाएगा, और टेम्परेचर T2 बाकी सब कांस्टेंट है। दोनों को माइनस करा दो, सो K2 माइनस K1 करोगे तो यहाँ पे देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ln a माइनस ln a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, सो वो होता है log a/b, तो सेम चीज यहाँ पर हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देखो यहाँ पे हमने करा ln K2/K1 होगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू EA/r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ तो मैंने अंदर एलसीएम ले लिया, और आपको पता है log में जब मैं इसे चेंज करूंगी तो हमें पता है भैया 2.303 से मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसको कहाँ भेज दिया, इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो ये फाइनल जो फॉर्मूला आया है ना अपना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो अब आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि ये एक इंटरमीडिएट बनाता है उसके साथ, एंड उसके बाद ये रीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये घटाता है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये नीचे वाला दूसरा ग्राफ है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट द कैटलिस्ट, बट कैटलिस्ट के साथ क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी घट गई। हमें एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना ही है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसका स्मॉल अमाउंट काफी होता है टू कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद हो, ठीक है। चाहे मेरा कॉन्सेंट्रेशन इतना हो, चाहे मेरा कॉन्सेंट्रेशन इतना हो रिएक्टेंट्स का, चुल्लू भर कैटलिस्ट भी अगर मैं ले लूंगी ना, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसका काम सिर्फ इतना है कि अपनी सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर द रिएक्शन। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना था एडसॉर्प्शन, बट सरफेस केमिस्ट्री हो गई है डिलीट, तो एक्चुअल में कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है वो फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, बस इतना सा ही है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट में, विच इज कोलिजन थ्योरी। ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, बट एक पॉइंट नहीं बताया था, वो अब बताती हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं, या कोलिजन थ्योरी कंसिडर कर रही है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल स्फेयर्स के फॉर्म में हैं, और इन स्फेयर्स को मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा और इफेक्टिव कोलिजन्स करने पड़ेंगे, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसकी बहुत बढ़िया ये है कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखता है, यानी कि बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन के यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन प्रॉपर से हमारा क्या मतलब है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे CH3Br की रिएक्शन मैं OH माइनस के साथ करा रही हूँ, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फाइल का मतलब होता है प्यार यानी कि लव, ठीक है, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग है। पॉजिटिव चार्ज से तो नेगेटिव चार्ज ही प्यार करता है ना, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब फ्रंट साइड अटैक करेगा तो उस केस में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब बैक साइड अटैक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बैक साइड अटैक होगा ना, तो यहाँ पे देखो H प्लस है, तो इसको सिंपली निकाल देगा और यहाँ पे OH माइनस जाके जुड़ जाएगा। बट जब ये फ्रंट साइड अटैक करेगा तो क्या होगा, Br के पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो कोलिजन थ्योरी एक तो हमें ये कोलाइड वाली चीज बताती है, इसके साथ ही ये भी बताती है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का फॉर द कोलिजन्स, तभी जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। आई होप यार ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम ZAB से रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी सॉरी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस इक्वेशन और ये जो आर्हेनियस इक्वेशन थी, इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर से बाकी सब चीज सेम है, बस ये अलग है। तो यहाँ पे से जो आर्हेनियस फैक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गया, ठीक है।
ये चीज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी थी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी प्लस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये पॉइंट बता दिया है कि जो हमारी कोलिजन थ्योरी है वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कंसिडर कर रही है। ठीक है, इसके अलावा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी कंसिडर कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी कंसिडर कर रही है तो यहाँ पे हमने पी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि उस एस्पेक्ट को ला रहा है इन द पिक्चर, जो कि कह रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स, एंड इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया। एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि ये जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है ना उसको इग्नोर कर देता है, यानी कि ये कह रहा है कि हर एक रिएक्टेंट क्या होगा, स्फेयर के फॉर्म में होगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर स्फेरिकल ही हो, कुछ और भी तो हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है या फिर नेगेटिव पॉइंट है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का होता है खत्म। आई होप आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी पूरे चैप्टर में आपको लगा कि मे बी मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ और चीज बोल दी हो, आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग टाइम स्टैम्प मेंशन करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यहाँ पे मैम आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया, या ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। मैं कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफी बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।